चाहे आप टीजीटी के स्टूडेंट हों, पीजीटी के हों, एलटी के हों, जीआईसी के हों, कुछ कोट्स, कुछ कमेंट्स, कुछ लिटरेरी थ्योरी ऐसी हैं जो हर जगह पूछी जाती हैं, चाहे वो ड्राइडन की हों, पोप की हों, एसटी कॉलरिज हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, तो ये मैथ्यू अर्नल्ड है। इनकी जो लिटरेरी थ्योरीज हैं, लिटरेरी जो क्रिटिसिज्म इन्होंने कोट्स दिए हैं स्पेशल, वो कहीं भी पूछा सकते हैं। तो वही हम लोग जो 2 सेशन यहाँ कवर कर रहे हैं। एक तो राइटर है, राइटर में हम लोग रोमांटिक एज के यंगर जनरेशन से जो बिलोंग करते हैं, पीवी शैली, उनको पढ़ रहे हैं। और दूसरा जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हम अरिस्टोटल की पोएटिक्स को डील कर रहे हैं। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था शैली पे और उस पे क्रिटिसिज्म पे, उस पे आज टेस्ट हमने आप लोगों को दे दिया है। टेस्ट किया कि नहीं किया? क्यों? कर लिया सर। टेस्ट करना ये बहुत आवश्यक है। कर लिया सर। पढ़िए और फिर इसके बाद टेस्ट करिए। टेस्ट में हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि उसमें नाम अपना और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करिए, खुल गया। पासवर्ड हमने लगा नहीं रखा क्योंकि ओपन हमारा डेमो सेशन चल रहा है, तो कोई भी उसको अटेम्प्ट कर सकता है। बाकी जो है डेमो जब खत्म हो जाएगा तो उस पर पासवर्ड भी लग जाएगा। तो अभी जितना कुछ चल रहा है हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका जो है टेस्ट कर रहे हैं। ये प्रक्रिया हमारी निरंतर चलेगी। टीजीटी का इधर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है 21 जुलाई के पहले पहले, में भी पॉसिबल आ जाना चाहिए, तो हम उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन कर लेंगे। अभी जो है हम टीजीटी, पीजीटी और एलटी जीआईसी को टारगेट में करके जो है दोनों को चल रहे हैं, दोनों चीज़ों को। तो बढ़ते हैं हम लोग लिटरेचर की तरफ, जो कि पीवी शैली प्रियांशी मैडम पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छे से आप लोग समझ भी रहे हैं। और कल बायोग्राफिकल पॉइंट्स डील करे थे, आगे की डिटेल स्टडी आज से स्टार्ट होगी। प्रियांशी मैम काइंडली प्रोसीड। Thank you so much, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Very good evening. Good evening, everyone. Yes, I'm perfectly audible, all of you. Audible, ma'am. Okay, स्क्रीन विजिबल है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? Visible, शैली का ma'am. बैकग्राउंड। ओके, हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था शैली का, किसे से बिलोंग करते हैं, तो किसे से बिलोंग करते हैं? यस, रोमांटिक एज। यस, बहुत अच्छे, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? इनकी बायोग्राफी देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट इनके वर्क। कौन से वर्क से वो विवादों में चले गए थे? जी बताइए। नेसेसिटी या एथीज्म। बहुत अच्छे, कब आता है ये? 1811 में आता है। 1811 में इसकी कॉपी प्रिंट करके उसको को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेज दी थी, इसलिए इन्हें निकाल कर बाहर कर दिया गया। बहुत अच्छे, चलिए अब हम लोग देखते हैं उसमें। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंपॉर्टेंट जो इनकी पोएट्री है। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट ड्रामा। यस, कुछ ड्रामा भी कर लेते हैं हम लोग। ड्रामा में क्या है, मतलब हम लोग नहीं कर लेते हैं, शैली के कुछ ड्रामा देख लेते हैं। क्या है पहला? द सेंसी आता कब है? 1819 में। प्रोमिथस अनबाउंड। एक चीज और बता दें, जितने भी टेस्ट मिल रहे हैं सब यहाँ जो टेक्स्ट आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड मिल रहे हैं। तो अगर मार्क्स कम आता है इसका मतलब आप लोग ध्यान दे करके पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे अटेंशन रखिए चीजों को, जो भी आपके होमवर्क है, जो भी काम कर रहे होंगे उसे थोड़ा 1 आधे घंटे के लिए होल्ड कर दीजिए, ठीक है? थोड़ा एकदम अटेंशन के साथ पढ़िए, ताकि कुछ चीजें आप भी वक्त भी दें और चीजें भी अंदर ना जाए, तो कोई मतलब नहीं है। देखिए, प्रोमिथस अनबाउंड आता कब है? 1820 में। ये सारे इनके ड्रामा है, ध्यान रखिएगा, जॉनरा भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑडिपस टैरिनस। इसको एक और भी नेम से जाना जाता है, स्वेलफुड द टैरेंट, जो आता कब है? 1820 में। 1822 में क्या आता है? चार्ल्स द फर्स्ट। ये अनफिनिश्ड वर्क है, इससे पहले भी एक अनफिनिश्ड वर्क आया था, बताइए वो कौन था? ट्रम्प ऑफ जी, लाइफ। ट्रम्प ऑफ लाइफ 1815 1816 1822 में आता है। द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ जो होता है वो आता ट्रम्प कब है? ऑफ
ये रिटन 18 डेट है, हम बता रहे हैं 1822 में लिखा जाता है, 1824 में ये पब्लिश होता है। ये इनका अगर जॉनरा पूछा जाए तो क्या है, पोएट्री है, मतलब पोम है इनका ना। द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ एक इनका अनफिनिश्ड वर्क है। अगर ड्रामा में आते हैं तो क्या हो जाएगा, चार्ल्स द फर्स्ट, ये इनका अनफिनिश्ड वर्क है और ये पब्लिश होता है 1822 में। ठीक है, हिलाज 1822 में आता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं फिक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ही है। जेस्ट्रोजी 1810 में आता है, इनका फिक्शन है, इसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था। ठीक है, और सेंट आर्विन 1810 में आता है, या इसको रोजेस क्रूशियन, जो पब्लिश होता है 1811 में, मतलब जब इनको डिसमिस कर दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ये दोनों इनके क्या है, फिक्शन है। ओके, अब देखते हैं शॉर्ट प्रोज वर्ड्स इनके कौन कौन से हैं। द एसेंस फ्रेगमेंट ऑफ अ रोमांस आता कब है, 1814 में आता है। द कॉलिजियम अ फ्रेगमेंट 1817 में आता है। द एलाइजियन फील्ड्स अ ल्यूसियनिक फ्रेगमेंट 1818 में आता है। यूना फैबोला एक फेबल है, 1819 में आता है। ओरिजिनली ये किसमें होता है, इटालियन वर्क है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं एसेज। देखिए, नेम जानना इस वजह से जरूरी है, जब हमें एलिमिनेट करने के लिए आता है ऑप्शंस, तो जब हम जानते रहेंगे तो समझ में आएगा हाँ ये तो शैली का है या ये शैली का नहीं है। ठीक है ना, हमारी वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है ना, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, इस वजह से हम बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी। देखते हैं इनका एसेज क्या है। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म किसके साथ कोलैबोरेट करते हैं जी, ये थॉमस जे हॉक के साथ इनका कोलैबोरेशन होता है। आता कब है, 1811 में होता है, आता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉर्टिकल एसे ऑन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स 1811 में आता है। एन एड्रेस टू द आयरिश पीपल 1812 में आता है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स 1812 में। अ लेटर टू लॉर्ड इलेन बोरोग 1812 में आता है। अ विंडिक्शन अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट 1813 में आता है। अ रिफ्यूटेशन ऑफ डेइज्म 1814 में आता है। स्पेकुलेशंस ऑफ मेटाफिजिक्स 1814 में आता है। ऑन द वेजिटेबल सिस्टम ऑफ डाइट 1814 टू 1815 के बीच में आता है। पब्लिश कब होता है, 1829। नेक्स्ट आता है ऑन अ फ्यूचर स्टेट। अगर पूछा जाए किसका जॉनरा हम लोग पढ़ रहे हैं, बताइए कितना अटेंशन दिए हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, एसेज पढ़ रहे हैं। जॉनरा कौन सा पढ़ रहे हैं इस समय पे हम लोग, एसेज, जिनकी इंपॉर्टेंट, हाँ जी एसेज है। ऑन अ फ्यूचर स्टेट 1815 में आता है। ऑन द पनिशमेंट ऑफ डेथ 1815 में। स्पेकुलेशंस ऑन मोरल्स 1817 में। ऑन क्रिश्चियनिटी इनकम्प्लीट, ठीक है, ये भी क्या है, इनकम्प्लीट है, 1817 में आता है और पब्लिश होता है 1859 में। ऑन लव 1818 में, यस। On the literature, the arts and the manners of the Athenians 1818 में आता है। On the symposium are preface to the banquet of Plato 1818 में आता है। On Frankenstein, याद रखिएगा, इससे पहले भी फ्रैंकिस्तान से रिलेटेड हमने बात की थी, किसने लिखा था, मैरी शैली ने लिखा था ना, इस पे हमने अपना व्यू दिया था जी। 1818 में आता है, पब्लिश होता है 1832 में। ऑन लाइफ 1819 में आता है। अ फिलोसफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म 1819 टू 20 के बीच में आता है, पहली बार पब्लिश होता है 1820 में। अ डिफेंस ऑफ पोएट्री 1820 में पब्लिश होता है 1840 में। ओके, ये इनके सारे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने जॉनर देख लिया। पहले तो हम लोग पोएट्री देखा, फिर ड्रामा देखा, फिक्शन देखा, शॉर्ट प्रोज वर्क देखा, एसेज देखा। ठीक है, और अब हम लोग क्या देख लेते हैं, एक मिनट, यस, चैप बुक्स। चैप बुक्स क्या होता है, जैसे आप लोगों ने नॉर्मल लेविस देखा होगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपने सुनी होगी शक्तिमान की, तो वैसे ही चैप बुक्स होते हैं, छोटी मगर मोटी सी होती है। ठीक है, तो उसमें देखिए चैप बुक्स भी इन्होंने लिखा था। कौन कौन से इनके बुक्स थे, वेलफेस्टिन आर द मिस्टीरियस बैंडिट 1822 में आता है। फॉलस्टीन द मर्डरर आर द सीक्रेट्स ऑफ रॉबर्ट्स केप 1830 में आता है। ये चैप बुक्स है, ध्यान रखिएगा, दो चैप बुक्स भी शैली का मिलता है। ट्रांसलेशंस देख लेते हैं। द बैंकेट आर द सिंपोजियम ऑफ प्लेटो 1818 में पहली बार पब्लिश होता है इन अनबोल्डराइज्ड फॉर्म में। 1931 में बोल्डराइज्ड क्या होता है, जब कोई भी ऑफेंसिव वर्ड्स को हम क्या करते हैं,
एलिमिनेट कर देते हैं, इरेक्ट कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये क्या है, अनपोलराइज्ड है, मतलब उसमें कोई करेक्शन किए बगैर ये पब्लिश हो जाता है 1931 में। आयोन ऑफ प्लेटो कब आता है, 1821 में। नेक्स्ट देखते हैं कोलैबोरेशन विद द मैरी शैली के साथ इनका कोलैबोरेशन में कौन कौन से वर्क आते हैं। हिस्ट्री ऑफ अ 6 वीक्स, हिस्ट्री ऑफ अ 6 वीक्स टूर, ये कब आता है, 1817 में। 1820 में प्रोसरपाइन आता है और 1820 में मिडास आता है। ये तीनों वर्क ध्यान रखिएगा, ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन डेवलप किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, और आप लोग इस समय पे पढ़ रहे हैं किसी भी तरीके से क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, योग्य बनने के लिए, ठीक है। अब आगे हम लोग डिटेल स्टडी में देखते हैं। डिटेल स्टडी में कुछ इनके मेजर वर्क है जिसके बारे में हम लोग ओवरव्यू करते हुए, कुछ एनालिसिस करते हुए, कुछ एग्जाम फैक्ट को देखते हुए चलेंगे। पहला इनका वर्क है ओज़िमैंडियस, आता कब है, 1818 में। एवरीथिंग इज क्लियर, यस? कोई ऐसा जो ओके, पहले तो जानिए ये ग्रीस से बिलोंग करते थे। ओज़िमैंडियस की जो कहानी है, जहाँ पे जो किंग है, किंग का नाम है रैमसेस सेकंड, जो ग्रीस से बिलोंग करते थे, और ये लाइक अ हिटलर, मतलब हर चीजों में बड़ा परफेक्शन ढूंढते थे। हिटलर के बारे में अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी या कहानी पढ़ी होगी तो देखा होगा, तो बड़ा परफेक्शन ढूंढते थे। तो इसमें उनकी कहानी है कि इतना ताकतवर, इतना मजबूत किंग के साथ भी क्या हाल हुआ, समय किसी को छोड़ा नहीं है। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसका जॉनरा देखिए एक प्रकार से सोनेट है। शैली का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वर्क माना जाता है, ओज़िमैंडियस, 1818 में आता है, एक प्रकार से सोनेट है और बहुत ही फेमस इनका वर्क है। इसमें रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है समय की ताकत, ट्रांजिएंस ऑफ पावर एंड द इनएविटेबल डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। कितना भी आप अचीव कर लीजिए, लेकिन जो चीजें हैं समय पे क्या हो जाएगी, समय आएगा तो खत्म हो जाएंगी, उसको टाला नहीं जा सकता। एनालिसिस देखते ही दो द डिस्क्रिप्शन ऑफ रूइन स्टैचू ऑफ द एंशिएंट किंग, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे एक राजा थे जो बहुत ही पुराने, जैसा मैंने बताया किंग रामेसेस सेकंड राजा की बात है, उनकी स्टैचू है जो बहुत बर्बाद हो चुकी है। उसमें बताते हैं, शैली साहब एम्फेसाइज करते हैं इम्परमानेंस ऑफ एम्पायर एंड रूल्स। इम्परमानेंस मतलब क्या होता है, इम्परमानेंस मीन्स होता है जो अनिश्चितता को दिखाता है, कि कोई भी राजा हो, कोई भी रूलर हो, ऑलवेज अपने गद्दी पे बना नहीं रह सकता है। समय की मार, जो समय के थपेड़े होते हैं, वो सबको उससे गुजरना पड़ता है, समय सब कुछ को नष्ट कर देता है। यस, आगे देख लेते हैं। हाईलाइट द आयरनी ऑफ ह्यूमन एरोगेंस, मतलब बोलते हैं ना कि क्या घमंड करता है पगली, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल। तो जिस चीज पे घमंड करता है, अगर बोला जाता है, हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि जिस शरीर को लेके हम लोग ढो रहे हैं, जिसको हम चल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं अरे मेरा है मेरा है, अगर सच में मिरर के सामने खड़े हो जाइए, वो खुद बोलेगा कि नहीं साहब, ये हम आपके नहीं है। जब तक हम आपके अंदर आत्मा है तब तक ये बॉडी आपका है। जैसे ही आत्मा का एग्जॉडस किया निकला, वैसे ही ये शरीर का नाम बदल जाएगा, प्रियांशी से बॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो बताते क्या घमंड करते, एक प्रकार से आयरनी कर रहे हैं। एज नथिंग रिमेन्स ऑफ ओज़िमैंडियस, अ ग्रेट वर्क्स एक्सेप्ट अ डिकेइंग मॉन्यूमेंट, मतलब बताते हैं कि जो आप महान कार्य करते हैं, ठीक है, वही बस दुनिया में लोग, आज गांधी जी को अगर देखा जाए तो पृथ्वी छोड़े कितने वर्ष बीत गए, लेकिन उनके काम को याद किया जा रहा है। स्टैचू तो लोग भूल जाते हैं, उनके द्वारा बनाए गए मॉन्यूमेंट्स लोग भूल जाते हैं, लेकिन उनके जो आदर्श हैं उनको लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, थीम्स देख लेते हैं। ह्यूब्रिस, द पैसेज ऑफ टाइम एंड द फ्रेजाइलिटी ऑफ ह्यूमन लीगेसी, जो भी लीगेसी है ह्यूमन की, सब कुछ क्या है, क्षणभंगुर है। एग्जाम अगर पॉइंट देख लें तो इसमें हम लोग क्या डिस्कशन किए हैं, इमेजरी और आदमी दोनों देखने को मिलता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसका जो डिस्कशन पॉइंट या इसमें किस टाइप के फिगर ऑफ स्पीशीज को यूज किया गया है, तो इमेजरी है, आयरनी है, और इसका अगर थीम देखा जाए तो इसमें क्या है, इफेमरिलिटी ऑफ पावर, पावर की क्षणभंगुरता, आज जो गद्दी पे है कल कोई और बैठेगा। ठीक है, तो इतना ही आज हम लोग देखेंगे, कल हम लोग वेस्ट विंड देखेंगे। क्या तो कहिए हम वेस्ट विंड भी देख लें। यस, मैम वेस्ट विंड ही पढ़ा दीजिए। चलिए वेस्ट विंड भी देख लेते हैं। और टू द वेस्ट विंड, ये आता कब है, 1819 में आता है। इसमें भी क्या गजब की कहानी है, बताते हैं कि जो पश्चिमी हवा है ये क्या करता है, चीजों को बदलता है। सिंबल किसका है, जो पश्चिमी हवा है, किसका ये पहचान है,
चेंज का एंड रीजनरेशन का, पुनर्निर्माण का। जैसे आपने देखा है कि जंगलों में जब हवाएं चलती हैं, कहीं पर भी जब हवाएं तेज गति से चलती है तो अपने साथ बहुत कुछ उड़ा के ले जाती हैं, और उसके साथ कुछ बीज भी रहते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। वो बीज जब जा करके पानी और मिट्टी के बीच में दब जाता है तो वही पौधा और वही फिर पेड़ का निर्माण कर लेता है, उसका रूप पकड़ लेता है और एक प्रकार से अपनी चीज को क्या कर लेता है, एक उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से वो वेस्ट विंड को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रिटन इन टर्जा राइमा, टर्जा राइमा में लिखा हुआ है, वर्स फॉर्म में है, दैट लिंक्स स्टेंजास विद इन इंटरलॉकिंग राइम स्कीम में है। ठीक है, पोम्स फॉर्म मिरर्स द साइक्लिकल नेचर ऑफ अ विंड एंड चेंज, जैसा कि आपने बताया अभी। ठीक है, थीम देख लेते हैं, पावर ऑफ नेचर। प्रकृति का जो पावर है वो तो बहुत ज्यादा है, वेल नोन है। रिन्यूअल, वो हर चीज को नयापन में बिलीव करता है, प्रकृति हर चीज में नया करता है। अभी एक साल जिस पत्ती को देखते हैं, आने वाले महीना ऐसा होता है जिसमें पूरे पत्तियां झड़ जाती हैं, फिर एक नए कपोले चलने लगते हैं ना। शेलीज डिजायर फॉर पर्सनल एंड पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस, इसके माध्यम से वो अपने जो उनकी इच्छाएं होती है पर्सनल और पॉलिटिकल, एक प्रकार से क्रांति को भी यहाँ पे दिखाते हैं। इसमें फेमस लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक जिंदगी में, इसको आत्मसात करना चाहिए। इफ विंटर कम्स, अगर ठंडी आई हुई है, जहां पे बोलते हैं ना कि बहुत गरीब ऐसे होते सोचते हैं कि काश एक ठंडी बीत जाए, क्योंकि उनके पास कंबल नहीं होता, तो उनके लिए एक ये कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर ये जो विंटर आ रहा है तो क्या स्प्रिंग नहीं गया, हर एक अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आता है। किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए एग्जाम नहीं हो रहा है, पढ़े कि ना पढ़े, नहीं, कुछ नहीं सोचना है। एक न एक दिन हर एक चीज होगा, सब कुछ समय पे होगा, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, सजेस्ट होप एमिड्स डिस्पेयर, इम्प्लाइंग दैट सोसाइटल और पर्सनल रिन्यूअल इज इनएविटेबल, कुछ भी टाला नहीं जा सकता। अगर इसमें एग्जाम पॉइंट की बात करें तो नेचर को यहाँ पे किस तरीके से दिखाया गया है, uses nature as both a literal and metaphorical force for change, and how the poet identifies with the wind as an agent of transformation। यहाँ पे इन्होंने विंड को किस तरीके से प्रेजेंट किया है, बदलाव के रूप में। बदलाव का एक द्योतक माना है ना, एजेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से दो पोम और उनके सारे हम लोगों ने जितने भी जॉनरा में उन्होंने लिखा था सारे हम लोगों ने कवर किया। किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो बता सकते हैं जी। Okay, thank you all. Thank you. Ma'am, Thank you very much. Welcome everyone. हमारी स्क्रीन आप सभी को विजिबल हो गई होगी। जी यस सर। सर। हम लोग क्रिटिसिज्म डील कर रहे हैं सेकंड सेगमेंट में। क्रिटिसिज्म में जो है हम लोग अरिस्टोटल की पोएटिक्स को पढ़ रहे हैं। अरिस्टोटल की पोएटिक्स जनरली एक बड़ा वर्क है और यूजीसी नेट हायर जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर में क्रिटिसिज्म पूछा जाता है और थ्योरीज पूछी जाती हैं, तो पोएटिक्स जो है उस वहाँ पर कंसिडर की जाती है। बड़ा वर्क है इनका। क्लासिकल थ्योरीज काफ़ी मिलती हैं यहाँ, लेकिन हम यहाँ पर जितनी चीज़ों को कवर कर रहे हैं उनमें बेसिक टारगेट हमारा जनरल एट ए ग्लांस जो थ्योरीज हैं इसकी, जो किसी भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको टारगेट करना है। दूसरा कि हमें पोस्ट ग्रेजुएट को टारगेट करना है। तीसरे नंबर पर जीआईसी को हमें देखना है। इतने चीज़ों को जो है टारगेट करके जो है नोट से बनाया गया है। हालांकि जब जो है हम जीआईसी को स्पेशल टारगेट करेंगे तो इसके डेप्थ में हमें और जाना पड़ेगा, जो कि हम फ्यूचर में जब समय ऐसा कुछ आएगा तो हम जो है उस पर काम कर लेंगे। और साथ ही में जो है जब हम जीआईसी के मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर इसका जो इम्पोर्टेंस है
और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि मेंस में जो है रिटन में जो है कई कोट्स, फेमस डिफिनेशंस, इम्पोर्टेंट जो है थ्योरीज, ये सब चीज़ें काम आती हैं। कल हम लोगों ने जो है कल के सेशन में पोएटिक्स के जो अथर हैं अरिस्टोटल, इनके विषय में थोड़ी जानकारी ली थी कि कब के रहने वाले हैं, कहाँ के हैं, क्या क्या मेजर जो है इन्होंने रिटोरिकल फीचर्स दिए हैं, कौन कौन सी इनकी जो है स्पीचेस हैं, और कुछ हमने आउटलुक जो है देखा था पोएटिक्स का। पोएटिक्स पर जो है हम लोगों ने जो कल पढ़ा था उस पे रिलेटेड 20 क्वेश्चंस जो है हमने आज आप लोगों को एमसीक्यूज में दिए थे। आई होप कि आप लोगों ने एमसीक्यूज कवर किए होंगे। जो लोग पढ़ने वाले हैं, जिनको आगे आने वाले सिलेक्शन लेना ही है एग्जाम में, वो एज इट इज जो है सारी एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे हैं। बाकी जिनकी तैयारी हो चुकी है, जिनको लगता है कि ये एक्टिविटीज जो है शायद जो है उनके लिए छोटी हैं और उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, एग्ज़ाम में आज की डेट में एग्ज़ाम हो जाए तो अपने आप को सेफ मानते हैं, तो वो करें फिर या ना करें उनके पे निर्भर करता है। लेकिन जिनके अंदर अभी लगता है कि हमें पढ़ने की ज़रूरत है और चीज़ों को मजबूत करने की ज़रूरत है, वो जो है हमारे द्वारा की गई एक्टिविटीज़ को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे जो पोएटिक्स है उसके चैप्टर कौन कौन से हैं। इन चैप्टर्स में जो है क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है हम इनका चैप्टर 1 to 5 देखते हैं। 1 to 5 इसमें जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पोएट्री का। अरिस्टोटल बिगिन द डिफाइनिंग पोएट्री एज ए फॉर्म ऑफ मेमिसिस। मेमिसिस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमिटेशंस। आर्गुइंग दैट ह्यूमन आर नेचुरली इनक्लिन्ड टू इमिटेट फ्रॉम चाइल्डहुड। बचपन से ही वो नकल करता आया हुआ है। ही कैटेगराइज्ड डिफरेंट जनरा ऑफ पोएट्री, जैसे कि इपिक और ट्रेजेडी और कॉमेडी। इन्होंने जो है यहाँ पर पोएट्री की डिफिनेशंस बताई हैं और उसको इपिक और ट्रेजेडी कॉमेडी में जो है अलग अलग बताया है, based on their mediums, language, rhythms and harmony. Object of imitations, noble, ignorable actions। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक कोट फेमस है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिस में। ट्रेजेडी then is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude। ये स्पीच ये कोट जो है कई बार आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिला होगा। अरिस्टोटल का है, पोएटिक्स में है, पूछा गया है और चैप्टर 6 में इसको मेंशन किया गया है। अगला है चैप्टर 6 to 14। ट्रेजेडी इज एनालाइज्ड एज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोएटिक आर्ट। Aristotle states that tragedy should evoke pity and fear to achieve catharsis. Purging, कैथारसिस और परगेशंस टर्म इन्होंने ही यूज किया है। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से इन्होंने टर्म कॉइन किया था। दीज इमोशंस फ्रॉम द ऑडियंस। ट्रेजेडी डिफर्स फ्रॉम कॉमेडी, ये भी एक कोट है। ट्रेजेडी डिफर्स फ्रॉम कॉमेडी व्हिच डील्स विद द इमिटेशन ऑफ लेसर आर मॉरल इंफीरियर and noble character often for humorous effect। ह्यूमरस इफेक्ट में जो है ये इमिटेट करता है कॉमेडी जो है ट्रेजेडी की अपेक्षा, और ट्रेजेडी सीरियस एक्शन को इमिटेट करता है। अगला है आपका 7 to 13 चैप्टर। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट। सिंपल प्लॉट फीचर अ सिंगल चेंज इन फॉर्चून, while complex plot include both peripetia, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून जिसे कहते हैं, एंड एग्नोसिस जिसे हम रिकॉग्निशन कहते हैं। एग्नोसिस और पेरिपेचिया, इनका जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है वह चैप्टर 7 से 8 के बीच में दिया गया है। पेरिपेशिया और एग्नोसिस ये दोनों को जो है अलग से भी हम लोगों ने कवर किया है टर्म में। जो है ये होता क्या है? अ सडन रिवर्सल वेयर कैरेक्टर एक्शंस प्रोड्यूस द अपोजिट ऑफ द इंटेंडेड आउटकम।
जैसे इन सोफोक्लिस ऑडिपस रेक्स। एनागोरसिस क्या होता है? द मोमेंट ऑफ क्रिटिकल डिस्कवरी। इसमें कैरेक्टर जो है कुछ चीजों को जानता है, पहचानता है, कुछ एक जो है खुलासा होता है। जैसे कि ऑडिपस रियलाइज हिज ट्रू आइडेंटिटी, कि वो जो है अपनी ही पिता की हत्या करके जो है अपनी मदर से उसने शादी करी है और बच्चे पैदा करे हैं। तो ये एनागोरसिस हो गया। अगला आता है रोल ऑफ कैरेक्टर्स एंड थॉट्स। ये जो है बुक जो चैप्टर है इनका 15 टू 16 के बीच में इन्होंने बताया है। जैसे कैरेक्टर का जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है, फर्स्ट प्लॉट बताया है इन्होंने, सेकंड कैरेक्टर ओनली प्लॉट इज इम्पोर्टेंस, कैरेक्टर रिवील्स द मॉरल पर्पज, दो एक्शन अ गुड ट्रेजिक हीरो मस्ट बी मॉरल अपराइट एंड बट फॉलो द हमार्सिया। ट्रेजिक फ्लॉ जैसे ऑडिपस का डाउनफॉल ड्यू टू एक्सेसिव प्राइड और ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस को जो है हम ज्यादा नोबल या एरोगेंसी जो है फीचर वाला टर्म मानते हैं। डिक्सन, सॉन्ग और स्पेक्टेकल्स जो इनके 6 टर्म बताए गए थे वही चीजें चल रही हैं। ये इन्होंने जो है 17 से जो है 19 के बीच में किया। डिक्सन क्या बताया इन्होंने? द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स थ्रू लैंग्वेज, अरिस्टोटल्स एम्फसाइज क्लियरली अवॉइडेंस ऑफ द वर्ल्डली ऑर्नामेंट लैंग्वेज अनलेस इट सर्व अ पोएटिक पर्पज। तो डिक्शन क्या होता है कि एक अपने हिसाब से शब्दों का चयन और उस कहानी पे भी कोई फर्क ना पड़े, जो चाहते हो मैसेज कन्वे करना वो भी कन्वे हो जाए, और ऑडियंस का जो है एक इंटरेस्ट भी उसमें बनना रहना चाहिए। सॉन्ग जो है इंटरनल इंटेग्रल टू ग्रीक ट्रेजेडी, सॉन्ग्स हाइटेन द इमोशनल एटमॉस्फेयर ऑफन थ्रू द कोरस। जनरली इन्होंने कहा कि कोरस के थ्रू सॉन्ग वांग डिपिक्ट किए जाएं तो जो है ये ऑडियंस का अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। स्पेक्टेकल्स थॉट्स होता है इनहांस द ड्रामेटिक एक्सपीरियंस, अरिस्टोटल वांट्स दैट स्पेक्टेकल शुड नॉट रिप्लेस द ट्रू ट्रेजिक इफेक्ट्स व्हिच शुड कम फ्रॉम द प्लॉट एंड कैरेक्टर्स। बहुत सारी इन्होंने फीचर्स बताए हैं, यूनिटीज भी इन्होंने बताया, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन जब हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं तो फिर वहां इनकी जो है कोई भी फीचर सब पे लागू नहीं होते हैं। इपिक पोएट्री वर्सेस ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो चैप्टर इनका 20 से 26 के बीच में इन्होंने बताया। इपिक पोएट्री के विषय में क्या बताते हैं? सिमिलर टू ट्रेजेडी इपिक पोएट्री इमिटेट्स नोबल एक्शन। जिस तरह से ट्रेजेडी जो है नोबल एक्शन को इमिटेट करती, उस तरह से जो है इपिक पोएट्री भी नोबल एक्शन को इमिटेट करती है, बट इट इज ए नरेटिव। लेकिन क्या होती है? ये नरेटिव होती है। ये सारे के सारे फीचर से क्वेश्चन बन चुके हैं, आपने चाहे मार्केट के प्रैक्टिस बुक करे हो या फिर हमसे प्रैक्टिस करे हो, वहां पे सारा ये फीचर से क्वेश्चन हमने बनाया है। हैज अ लार्जर स्कोप, इपिक like Homer's Iliad and Odyssey cover long times span and multiple location। कई लोकेशंस इसमें जो है हो सकती हैं। Unlike tragedy which जैसे कि ट्रेजेडी में होता है, which tends focus on single action within a 24 hours or period। ऐसा भी इसका फीचर एक हो सकता है। Tragedy is more focused, intense and concise while epic allow far more complexity and variations। ट्रेजेडी तो है एक जो है जितना भी कॉम्प्लेक्शन होता है उससे ज्यादा जो है ये आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं इपिक में जो है, क्योंकि इसमें स्टोरी जो है बहुत वास्ट होती है, बड़ी होती है। पर्पज क्या था पोएट्री का, पोएटिक्स का? अरिस्टोटल्स पोएटिक्स एम टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स of literary works, particularly tragedy, and provide a framework for the analyze effectiveness। इनका मतलब था कि जो लिटरेचर है उसके सारे कंपोनेंट से लोगों को अवगत कराया जाए, और वो लिटरेचर अच्छा है कि खराब है, या अगर हम उसकी आलोचना समालोचना करना चाहते हैं तो किन आधार पर जो है हम किसी भी लिटरेचर को एनालाइज कर सकते हैं। अरिस्टोटल सीक टू क्लेरिफाई what makes a literary work successful in achieving its intent, the emotional impact, his concept of the catharsis, purging of emotion, underline
his belief in the moral and psychological importance of tragedy. ट्रेजिडी में से कैथारसिस, परगेशंस, एनागोरसिस, ये जो टर्म दिए इसके आधार पर जो है आप किसी भी लिटरेरी वर्क में वो ट्रेजिडी है या पोएट्री है उसका आप जो है आकलन या उसका जो है समालोचना कर सकते हैं। कुछ अदर इनके मेजर वर्क हैं जैसे निकोमैसियन इथिक, इसमें जो है पॉलिटिक्स और रिटोरिक और मेटाफिजिक्स के विषय में चर्चा करी है। डी एनिमा ऑन द सोल, ये सब इसी में चर्चा करी है, किसमें जो है निकोमैसियन इथिक्स। जो इनकी थ्योरीज हैं अरिस्टोटल की, ट्रेजिडीज और कॉमेडीज, उनकी डिफिनेशंस, उनके फीचर्स, उनके जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एक एक चीज से जो है क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में ये बन सकता है। जैसे आप देखिए कैथारसिस है और जो इनके 6 एलिमेंट हैं, प्लॉट, कैरेक्टर्स, थॉट्स, डिक्शंस एंड जो है डायनोइया, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। ये सारे के सारे जो है एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हैं, तो इनको पढ़ेंगे हम लोग कल। हम डिटेल स्टडी करेंगे इनके द्वारा दिए गए जो भी मेजर टर्म्स हैं। जैसे ट्रेजिडी से हम स्टार्ट करेंगे, फिर ट्रेजिडी के सारे फीचर, ट्रेजिडी के अंदर कौन कौन से टर्म आते हैं और ट्रेजिडी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को भी हम चीजों को देखेंगे। आज का सेशन हमारा जो है यहीं तक रहेगा। दूसरी चीज एक और बता दें, जब तक हमारा ये ओपन सेशन चल रहा है, डेमो चल रहा है, 1 हफ्ते का डेमो है हमारा, इसके बाद जो है ये क्लोज स्टडी हो जाएगी हमारे जो भी इंटरेस्टेड साथी होंगे उनके साथ में। और हमारा 25 क्वेश्चंस का जो चल रहा था इसके बाद वाला, वो जो है एज इट इज स्टार्ट कर दिया जाएगा। तब तक के अभी आप लोग जो है इसका एंजॉय करिए। भले आप फ्री ऑफ कास्ट ही हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन फीस इतनी सस्ती होगी, इतना कम पैसा रखा जाएगा कि इसके बाद अगर पढ़ने वाला लड़का तो ये कतई जो है नहीं सोच सकता कि इससे सस्ता भी मिल सकता है। लेकिन एक चीज ये भी है कि पढ़ने वाला और समझदार व्यक्ति ये भी नहीं सोच सकता कि हमको चीजें जो है फ्री में मिलनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब वाले जब फ्री में पढ़ाते हैं तो उनका एक फायदा ये हो सकता है कि उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है तो वहां से पैसे मिल रहे हैं। दूसरी चीज एक ये भी होती है कि जो चीजें हम सीक्रेटली बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, वो अगर हम वायरल कर देंगे यूट्यूब पे जा करके तो फिर वो जनरल हो जाएंगी, वो फिर स्पेशल नहीं रहेंगी। और जब स्पेशल चीजों को हम पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, वही आपको प्रो लेवल पे ले जाएंगी। और फ्री में चीजें जो है बनना संभव है नहीं, ना टाइप हो सकती हैं चीजें। तो फ्री की तो कल्पना करना ही अपने पैर में पूरी कुल्हाड़ी मारना है। हाँ, ये हो सकता है कि उतना नॉमिनल चार्ज रखा जाए जितने में चीजें बनती जाए, क्योंकि पिछले 3 साल से पैसे सब खर्च कर रहे हैं। पैसा कमाना एक अलग पर्पज हो सकता है, अपनी स्टडी को मेंटेन रखने के लिए एक्टिविटीज को करते रहना ये एक अलग पर्पज है। आप हमारे साथ 1 हफ्ता जुड़िए और खुद जज करिएगा कि आखिर हमारा पर्पज क्या है। पैसा कमाना पर्पज है कि जो साथी लगातार मेहनत कर रहे हैं उनकी स्टडी को मेंटेन करना हमारा पर्पज है। जो आपकी समझ में आएगा उसके हिसाब से आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आज का सेशन हमारा यहीं तक, मिलते हैं आपसे मंडे में। संडे हमारा जो है सेशन सारे ऑफ रहेंगे, क्योंकि एक दिन हमें काम करने का मौका चाहिए। ठीक है, सेशन यहीं पे क्लोज होता है, वाइंड अप होता है। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।